स्वागत है दोस्तों गोल्डन हिस्ट्री चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों पिछली वीडियो के अंदर हमने चर्चा की थी हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के टॉपिक्स की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की। आज हम चर्चा करने वाले हमारे वीडियो के अंदर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है पार्ट 4 यानी कि अध्याय 4, भारतीय संविधान का अध्याय 4 जो कहलाता है DPSP। क्या कहलाता है? DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यानी कि हिंदी में इसकी बात करें तो राज्य के नीति निर्देश, राज्य के जितने भी नीति निर्देश होते हैं वो सभी इसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर हम इसको जो कहते हैं, इस पार्ट को कहा जाता है संविधान की चेतना। क्या कहा जाता है? संविधान की चेतना इसको कहा जाता है, जिसके अंदर आर्टिकल 36 से 51 को रखा गया है। तो दोस्तों इसके अंदर 36 से 51 के जो जितने पार्ट है उसको रखा गया है, जितने भी इसके आर्टिकल है उसको रखा गया है। तो ये संविधान की चेतना है। मैं आपको बता दूं जो पार्ट 3 था वो संविधान की आत्मा कहलाता है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, और ये चेतना कहलाता है। तो चलिए बात करते हैं आर्टिकल 36 की। आर्टिकल 36 एंड 37। आर्टिकल 36 और 37 जो है वो यानी कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में बताते हैं। क्या? डेफिनेशन ऑफ स्टेट यानी कि राज्य की परिभाषा का प्रावधान जो किया गया है वो किया गया है 36 और 37 के अंदर। 36 देता है हमें डेफिनेशन और 37 देता है हमें राज्य का गांधीवादी व्यवहार के बारे में पूर्ण जानकारी। इसलिए इसको दोनों को मिक्स करके 36 और 37 यानी 36 और 37 को रखा गया है डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर। उसके बाद आ जाता है हमारा आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 जो है ये सोशल यानी कि सामाजिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि समाज के जितना भी कल्याणकारी कार्य किया जाता है वो आर्टिकल 38 के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। यानी कि जितने भी राज्य के वेलफेयर कार्य होते हैं, सोशल एंड वेलफेयर वर्क होते हैं। कौन से? सोशल एंड वेलफेयर वर्क। सोशल एंड वेलफेयर वर्क जो होते हैं वो किस में आते हैं? आर्टिकल 38 के अंदर ही इंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होता है, हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट की बात कर लेते हैं आर्टिकल 40 की। आर्टिकल 40 क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये। आप सभी भी जानते हैं कि जो हमारा भारत है वो गणतंत्र है, रिपब्लिक है, और जो स्वशासन की जो विधि है यानी कि स्वयं द्वारा चलाया गया शासन, यानी कि जो छोटे लेवल पे जो कार्य किया जाता है, शासन किया जाता है, वो किया जाता है ग्राम पंचायतों द्वारा। गांव के अंदर ग्राम पंचायतों की व्यवस्था की गई है, उसके द्वारा शासन कार्य किया जाता है। तो उसका प्रावधान जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत का जो निर्माण किया जाता है वो किया जाता है आर्टिकल 40 के द्वारा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी और बता दूं, ये शेड्यूल जो है इसके अंदर 11वीं शेड्यूल के अंदर इसको ऐड किया गया है। 39 सब्जेक्ट विषयों पर इसको कार्य करना होता है, जो कि 73 अमेंडमेंट के द्वारा जो है प्रावधान इसका किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात कर लेते हैं आर्टिकल 42 की। आर्टिकल 42 जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो प्रावधान है 42 का बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है, बहुत ही बेहतरीन माना गया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, बहुत सारे ऐसे स्थल हैं, जो डिपार्टमेंट है जिसके अंदर महिलाएं भी हैं जो कार्य करती हैं। आज के समय के अंदर तो लगभग सभी जो है डिपार्टमेंट्स के अंदर, विभागों के अंदर महिलाएं जो है कार्यरत हैं। तो उन्हीं के लिए ये 42 का प्रावधान किया गया है, यानी कि मैटरनिटी लीव,
मैटरनिटी लीव का अर्थ होता है यानी कि जो महिलाएं होती हैं, गर्भवती होती हैं, उनके लीव यानी उनकी छुट्टी का प्रावधान इसके अंदर आर्टिकल के अंदर महत्वपूर्ण रखा गया है। वो होता है मैटरनिटी लीव यानी कि 180 दिन। जो मैटरनिटी लीव है वो 180 डेज की होती है, यानी कि 180 दिनों की छुट्टी का प्रावधान जो किया गया है आर्टिकल 42 के अंदर रखा गया है। उसके बाद आ जाता है हमारा आर्टिकल 44। मैं आपको बस इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बता रहा हूं जो कि एनटीए जिससे सवाल अक्सर पूछता रहता है, हम उन्हीं की चर्चा इसके अंदर कर रहे हैं। तो हम आर्टिकल 44 की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 44 होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि नागरिक समान संहिता, यानी कि इसको हम कह देते हैं एक देश एक कानून। आप अच्छे से जानते हैं कि अभी रिसेंटली कुछ समय पहले ही एक नया विधायक जो एक बिल पेश हुआ था वो था कौन सा, आपको अच्छे से जानते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का, यानी कि अकॉर्डिंग टू 44। इसके अंदर आपको बता दूं कि ये बिल पास हुआ था मुस्लिम समुदाय के अंदर जो कुछ कुर्तियां होती हैं या फिर किसी भी प्रकार का वो उनकी शरीयत से चला आता है, क्योंकि मैं खुद मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, आपको अच्छे से पता है। तो उसके अंदर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यानी कि जो ट्रिपल तलाक का जो मामला था वो 44 के अकॉर्डिंग ही रखा गया, यानी कि एक देश एक कानून। कोई भी देश में पहले बता चुका हूं कि हमारा जो देश है वो सेकुलरिज्म है, उसका कोई धर्म नहीं है और सभी के लिए जो किसी भी धर्म, जाति, समुदाय, रंग, लिंग भेद, किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जाएगा उसके साथ में, और एक देश में एक जैसा कानून ही रहेगा। तो इसी प्रकार अकॉर्डिंग टू 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के अकॉर्डिंग वो जो ट्रिपल तलाक का जो मामला है सामने आया था और उसको जो है निरस्त कर दिया गया, यानी कि उस ट्रिपल तलाक को जो है खत्म कर दिया गया, उसको गैरकानूनी मानते हुए। तो ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए क्योंकि ये करंट में आ सकता है। उसके बाद अगला आ जाता है हमारा 45, आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 जो है ये भी इंपॉर्टेंट माना गया है। इससे क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जा सकता है क्योंकि ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। एजुकेशन से कैसे? इसके अंदर प्रोविजन किया गया है कंपलसरी एंड एलिमेंट्री शिक्षा का। क्या चीज? कंपलसरी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन 45 के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे 6 से 11 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके लिए अनिवार्य आरंभिक शिक्षा का प्रावधान का जो व्यवस्था की गई, प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 45 के अंदर किया गया है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आरंभिक शिक्षा लेना एक मौलिक अधिकार के अंदर भी आता है और जिसका 45 के अंदर भी जिक्र किया गया है। उसके बाद आ जाता है 46, आर्टिकल 46 के अंदर जो प्रोविजन है वो दिया गया है हमारे जितने भी SC, ST, BC और इकोनॉमिकल वीकर्स जितने भी लोग हैं उनके हितों की रक्षा का प्रावधान, उनके हित है, उनके अधिकार है, उनके रक्षा का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 46 के अंदर किया गया है। किसके अंदर? SC, ST, BC और इकोनॉमिकल वीकर्स लोगों की, नागरिकों की जितने भी हित हैं उनके प्रोटेक्शन जो किया गया है किसमें किया गया? 46 के अंदर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके अगले अध्यायों की हम बात करेंगे, अगले जो हमारे आर्टिकल से अनुच्छेद हैं उनकी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल पूछे जाते हैं 42 से लेकर 46 तक, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखे गए हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, हम इम्पोर्टेंट ही कर रहे हैं बस। आप ये मत सोचिए कि बीच बीच में से सर जो है काट रहे हैं, ऐसा नहीं है। यही हमारे जो है एनटीए सवाल इन्हीं से ही करता है।
ओके, उसके बाद हमारा आ जाता है 48 आर्टिकल। आर्टिकल 48 आर्टिकल के अंदर प्रावधान किया गया है एग्रीकल्चर एंड एनिमल किसका ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि जितने भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैं, एग्रीकल्चर से लोग जुड़े हुए हैं, और एनिमल संगठन है, यानी कि जो पशुओं को लोग डेयरी वगैरह करते हैं, उनके लिए उनकी जो प्रावधान है, उनकी सुरक्षा का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 48 के अंदर किया गया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि अकॉर्डिंग टू 48 के कृषि वह पशुपालन का संगठन की व्यवस्था की गई है। उसके बाद इसी के अंदर आ जाता है आर्टिकल 48A। क्या? 48A ये जो है हमारे पर्यावरण से संबंधित है। किससे? पर्यावरण से। जो हमारा इन्वायरमेंट का पार्ट है उसमें से सवाल पूछा जा सकता है इस आर्टिकल से। यानी कि इसके अंदर किया गया है प्रोविजन प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इन्वायरमेंट, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इन्वायरमेंट, प्रोटेक्शन एंड इन्वायरमेंट। उसके बाद फॉरेस्ट यानी कि जो हमारा पर्यावरण है, जंगल है, इनकी सभी की सुरक्षा और विकास का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 48A के अंदर किया गया है। उसके बाद इसी के बाद हमारा आ जाता है 50, आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 जो है वो क्या करता है? सेपरेटेशन करता है, यानी कि पथिकरण करता है किसका? एग्जीक्यूटिव का और जुडिशरी जो हमारा न्यायालय सिस्टम है उसका, यानी कि सेपरेटेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग रखा गया है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 50 के द्वारा। यानी कि कोई भी न्यायालय या कोई भी डिपार्टमेंट या विभाग किसी भी प्रकार की भी दखल अंदाजी एक दूसरे के कार्य के बीच में नहीं करेगा। कर सकता है न्यायालय, कर सकता है। किस प्रकार से? जब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 32 को, उसके द्वारा, यानी कि यदि कोई डिपार्टमेंट अपने अधिकार क्षेत्र से कोई कार्य बाहर कार्य करता है या फिर किसी के फंडामेंटल राइट को जब्त कर लिया जाता है तो उसके द्वारा रिट का प्रयोग करके जो है उस डिपार्टमेंट और संस्था का जो है एग्जीक्यूटिव जो प्रणाली है उसके द्वारा कार्रवाई की जा सकती है न्यायालय द्वारा। लेकिन बिना उसके अलावा किसी भी प्रकार का जो हस्तक्षेप एक दूसरे के कार्यभार में नहीं किया जाता अकॉर्डिंग टू 50 के। उसके बाद अकॉर्डिंग टू 51, आर्टिकल 51 जो है हमें बताता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ग्रोथ। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ग्रोथ, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति का विकास की व्यवस्था जो 51 हमारा आर्टिकल 51 है इसके अंदर की गई है। यानी कि जो हमारा संविधान है, हमारा देश है, वो इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहता है। किसी भी प्रकार के युद्ध की या फिर कोई अंतर्द्वंद ना हो, इस सभी का प्रावधान जो है आर्टिकल 51 में किया गया है।
तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो हमारा DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, आर्टिकल बताए हैं, इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी बात, इसको चेतना कहा जाता है, संविधान की संविधान चेतना कहा जाता है, और उसको कहा जाता है आत्मा, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट है वो आत्मा है और ये चेतना है। यानी कि जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट है उनको प्रोटेक्ट करने की पावर, उनको अच्छे से सुव्यवस्थित करने की पावर DPSP को दी गई है। किसमें अंदर? पार्ट 4 के अंदर व्यवस्थित किया गया है। आप देख रहे हैं कि सारे के सारे आर्टिकल जो है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स को ही प्रोटेक्ट करते हैं, किसी भी प्रकार का जो है इसके अंदर अलग से प्रावधान नहीं किया गया है। इसी प्रकार से जो DPSP है वो हमारे फंडामेंटल्स को प्रोटेक्ट करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करेंगे पार्ट 4A की। चलिए, पार्ट 4A बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी पार्ट 4A यानी कि जो इसी के पार्ट कै भी कह देते हैं हिंदी के अंदर, पार्ट 4 कै या फिर A, इसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा जाता है? छोटा संविधान, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान। इसके अंदर मात्र एक ही आर्टिकल को रखा गया है। किसके अंदर? एक ही आर्टिकल को रखा गया है, वो है 51A। क्या रखा गया है? 51A को ही रखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही, ये आप सभी को सभी जानते भी हैं कि किस लिए महत्वपूर्ण है। समझिए, ये है, इसको ऐड किया गया 42 अमेंडमेंट द्वारा। किसके द्वारा? 42 अमेंडमेंट द्वारा 1976 के अंदर ऐड किया गया। 1976 के अंदर इसको ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो समझिए, क्योंकि इसके अंदर हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया है। किसको? फंडामेंटल ड्यूटीज को इसको रखा गया है, जो हमारे फंडामेंटल यानी मूलभूत हर एक भारतीय नागरिक का जो कर्तव्य है, हर भारतीय नागरिक का जो मूलभूत कर्तव्य है उसको इसके अंदर रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जोड़ा गया 42 अमेंडमेंट के द्वारा 1976 के अंदर। अब आप सभी जानते हैं कि कौन कौन से जो हमारी ड्यूटियां हैं वो आप सभी अच्छे से जानते हैं। यदि आप नहीं जानते तो बहुत ही दुख की बात है, लेकिन मैं जानता हूँ आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारी कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती हैं और कितनी ड्यूटीज़ होती हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारी ड्यूटीज़ होती हैं 11। कितनी होती हैं? 11 ड्यूटीज़ होती है। सबसे पहली ड्यूटी होती है हमारी संविधान के पालन करना। किसका पालन करना? संविधान का पालन करना। आपको मैं वर्बली बता रहा हूँ, कि आप अपने लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। सबसे पहले कि संविधान का पालन करना, वह है हमारे राष्ट्रीय ध्वज को क्या करना? राष्ट्रीय ध्वज को जो है अच्छे से उसका सत्कार करना, यानी कि उसका आदर करना। उसके बाद आ जाता है राष्ट्रीय संघर्ष और प्रेरित करने वाले आदर्शों का सहयोग करना, यानी कि जो कि हमारे नारे हैं, हमारे स्लोगन्स हैं, उनको जो है सत्कार करना। जैसे जय हिंद है, इंकलाब जिंदाबाद है, इस प्रकार के जितने भी हमारे प्रेरित करने वाले स्लोगन्स हैं उनका सत्कार करना। उसके बाद आ जाता है भारत की एकता व अखंडता और प्रभुसत्ता को बनाए रखना। किसको? भारत की एकता को, प्रभुसत्ता को और अखंडता को, यानी कि भारत की एकता बनी रहे, उसकी जो अखंडता है वो बनी रहे, और उसकी प्रभुसत्ता यानी कि जो उसकी एक प्रभुसत्ता है वो भी बनी रहे। ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, किसी भी प्रकार का इसमें हम हनन ना करें। उसके बाद आता है देश की रक्षा के लिए राष्ट्रीय सेना प्रदान करना, यानी कि हमारे हर एक नागरिक का
ये उद्देश्य रहना चाहिए कि हम अपने देश के समय पड़ने पर एक सैनिक के रूप में कार्य कर सकें, सैनिक के रूप में कार्य कर सकें। इस प्रकार का जो हमारे में जज्बा होना जरूरी है। उसके बाद अगला आ जाता है हमारा भाईचारा बनाए रखना। भाईचारा, एकता बनाए रखना। आपको सभी को पता है कि हमारा देश जो है सेक्युलरिज्म है, बहुत सारे जाति धर्म रंग के लोग यहाँ पे रहते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि हमारा देश बहुत ज़्यादा महान है। क्यों महान है? क्योंकि यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की जातियाँ धर्म के लोग जो है समाये हुए हैं, बसे हुए हैं। और यही भाईचारा जो है हमें बनाए रखने के लिए कहते हैं हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमारे 11 ड्यूटीज़ के अंदर ही आता है कि हमारा जो भाईचारा है बना रहे सदा, किसी भी प्रकार की कोई हमारी विडंबना ना आए, हम अपने देश की अखंडता को जो है खंडों के अंदर ना बांटें, अतुल्य भारत को अतुल्य ही बना रहने दें। उसके बाद आता है हमारे विरासती जो स्थल है, जो हमारी विरासत है, उनका हम ख्याल रखें, ध्यान रखें, उनको किसी भी प्रकार की क्षति ना पहुँचाए, उनको अच्छे से बनाए रखें, क्योंकि विरासत ही व्यक्ति की धरोहर होती है। किसी देश का सबसे बड़ा एक महान संस्कृति उनकी विरासत से ही पहचानी जाती है, तो उसको भी हमें अपने ध्यान में रखना है। उसके बाद आ जाता है हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा। अगर आपकी प्रकृति पर्यावरण आपका अच्छा है तो आप अच्छे से जीवन यापन कर भी सकते हैं। आप देखते हैं कि आजकल के समय में हमारे देश की सभी जितनी भी नदियां हैं वो खराब हो चुकी हैं, पेड़ पौधों का इतना हनन हो रहा है तेज़ी से, लकड़ी के यूज़ के कारण जो है, घरेलू उत्पादन के कारण, उपयोग के कारण जो है जंगलों को काटा जा रहा है, सब चीज़ खत्म की जा रही है, नदियाँ खराब होती जा रही है, गंदगी आप देखते हैं मिलों से जो धुआं निकल रहा है, ये सभी जो कारण है जो हमारे पर्यावरण को नाश कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। इस चीज़ का भी हमें अपने ड्यूटी में आता है कि हम इसका भी बचाव करें। उसके बाद अगला हमारी ड्यूटी आ जाती है वैज्ञानिक स्वतंत्रता के तरीके से हम मानवता का विकास करें, वैज्ञानिक तरीके से। यानी कि आप देखते हैं कि आजकल के समय में रिसर्च को बहुत महत्वता दी जा रही है, हर समय रिसर्च सोचा जा रहा है, हर क्षेत्र में रिसर्च को महत्वता दी जा रही है। यही कारण है वैज्ञानिकता का, मतलब कि वैज्ञानिक सोच के द्वारा हम मानवता को किस प्रकार से विकसित करें, ये भी हमारी ड्यूटी ही कहलाती है। उसके बाद जो सार्वजनिक हमारी संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति यानी कि जो सर्व की संपत्ति है, यानी सभी की संपत्ति है एक रूप से, समान रूप से, जैसे कि हमारी जो सड़कें हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और कोई पार्क है, कोई भी जो जितना भी गवर्नमेंट द्वारा जो हमें सुविधाएं प्रदान की जाती है, जिस प्रकार की संपत्तियां होती हैं, वो सारी संपत्ति हमारी संपत्ति है, हमारी अपनी सबकी सार्वजनिक स्वर्ग रूप से संपत्ति है। तो उसको हमारे को जो है बचाव करना है, उसके किसी भी प्रकार का हिंसा से जो है उसका बचाव रखना है, उसको अहिंसा से ही हम उसका पालन पोषण कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जो व्यक्तिगत सामूहिक क्षेत्र होता है, यानी कि व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में राष्ट्र स्तर पर उठान करना। यानी कि आप कोई संगठन बना रहे हैं, किसी, आप देखते हैं कितने एनजीओ चलते हैं हमारे देश के अंदर, वो सभी हमारा ड्यूटीज है। आप भी अपना एनजीओ तैयार कर सकते हैं, लेकिन एनजीओ का मोटिव क्या हो कि वो देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण हो, किसी भी प्रकार का कोई हिंसात्मक गतिविधि वाला ना हो। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हिंसात्मक जो संगठन बना लेते हैं, उसके बाद देश के अंदर जो है दुर्व्यवहार करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपको अच्छे से जानते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये चीज़ जो है हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, समूह बनाते हैं, वो सभी देश के विकास के लिए ही बनाना अच्छा रहता है, वो हमारा ड्यूटी है। उसके बाद आ जाता है 11 नंबर पे जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण ड्यूटी है, 51A का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। ये ड्यूटी होती है माता पिता को बच्चों के स्कूल भेजने की ड्यूटी। यानी कि जो माता पिता चाहे वो गरीब हैं, अमीर हैं, कैसे भी हैं, उनका ये ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को 6 से 11 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन दें, कंपलसरी एजुकेशन दें। उनको किसी भी प्रकार के कार्य के अंदर ना लगाएं, किसी भी प्रकार के जो वर्क है, काम है कि दुकान पर, या फिर आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे छोटे टी स्टॉलों पर लगे होते हैं, होटल वगैरह के अंदर कार्य करते होते हैं, वो कानूनी अपराध है, बाल शोषण है वो मैंने आपको फंडामेंटल राइट के अंदर बताया है कि वो एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण है। तो इस चीज़ से बचाना चाहिए। वो माता पिता की ड्यूटी है, 11वीं नंबर की ड्यूटी
कहलाती है। क्या? माता पिता द्वारा बच्चों को 6 से लेकर 11 वर्ष के बच्चों को स्कूल को प्रारंभिक शिक्षा देना, स्कूल भेजना, वो फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर ही आता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटी है जो आती है हमारे पार्ट 4A के अंदर, जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, और ये 51A आर्टिकल के अंदर आता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा, अच्छे से आपने इसको समझ लिया होगा और इन सभी ड्यूटीज़ को आप अच्छे से निभाएंगे भी, एक अच्छे नागरिक हैं देश के। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब ये ड्यूटी अपनी मिल भर के अपने कर्तव्य को समझकर इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इसी के साथ मेरे आने वाले नए वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन वाला जो घंटा है उसको प्रेस जरूर कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। और दोस्तों जितना हो सके उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपको करंट नॉलेज भी दे रहा हूँ और साथ साथ में फर्स्ट पेपर की भी आपको तैयारी करवा रहा हूँ। तो दोस्तों जुड़े रहिए गोल्डन हिस्ट्री चैनल के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।